हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस का जो है जीएस पेपर 1 है और सेक्शन जो है वह हिस्ट्री रहेगा। तो आज का क्वेश्चन है, भारतीय कला एवं स्थापत्य कला में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियाँ। पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या क्या पोस्ट मौर्य मतलब कि मौर्य के बाद जो है क्या क्या ट्रेंड देखने को मिले हैं इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में, भारतीय कला में, इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वह डिस्कस करेंगे। तो इसलिए जो वीडियो जो शुरू से अंत तक देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा ताकि जो आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए जो है वेरी यूजफुल हो। ओके, इस वीडियो से संबंधित जो है पीडीएफ चाहिए आपको तो माय एग्जाम हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप मतलब टेलीग्राम का चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप अपना सपोर्ट दीजिए, हम भी अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं ताकि आपका तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के इस क्वेश्चन का क्या क्या इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हो सकते हैं। देखते हैं इसका परिचय। सबसे पहले, विभिन्न शासकों ने मौर्य साम्राज्य के बाद अपना नियंत्रण स्थापित किया। बहुत सारे शासक जो थे वो मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हुआ उसके बाद जो अपना नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट किया। उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कण्व और कुषाण और गुप्त वंश का जो है ये शासन रहा। सातवाहना, इक्ष्वाकु, अबीर और दक्षिण और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का जो है ये शासन रहा। इस अवधि में वैष्णवों और शैवों जैसे प्रमुख ब्राह्मणवादी संप्रदायों का भी उदय हुआ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस अवधि में जो है वैष्णव और शैव जैसे प्रमुख ब्राह्मणवादी संप्रदाय का भी जो है उदय हुआ था। कब? इस शासनकाल मौर्य साम्राज्य के बाद जो है बहुत सारे साम्राज्य का जो है शासकों साहब का जो उदय जब हो रहा था। उससे पहले सबसे पहले इसमें देखते हैं भरहुत के बारे में बात करते हैं। भरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा की तरह दीर्घाकार लंबी है। भरूच में जो भी मूर्तियां पाई गई है वह कैसा है? मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा की तरह है, जो जैसा कि मौर्य काल के टाइम में पाया गया था उसी तरह की लगभग ये पाया गया, दीर्घाकार जैसे लंबी है। प्रतिमाओं में आयतन के निर्माण में कम उभार है लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। तो ये सारे आप देख सकते हैं फैक्ट हैं यहाँ के। नैरेटिव पैनल को अन्य पात्रों के साथ कम पात्रों के साथ चित्रात्मक स्थान में दिखाया गया है। जातक कथाएं भी देखी जाती है, जातक कथाएं भी जो है इसमें देखी जाती है। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था और उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था, अर्थात चित्र सहित की उथली नक्काशी के कारण हाथों और पैरों का प्रक्षेपण जो है वह संभव नहीं था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में वे गहरी नक्काशी और मानव और पशु रूपों के प्राकृतिक प्रतिनिधित्व के साथ उभरे। तो इस तरह के जो है वो करते थे, कलाकृति करते थे मौर्य काल के बाद जो भी थे यहाँ पे भरूच में। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप देखते हैं क्वीन महामाया जो है वो ड्रीम में अपने सपने में खोई हुई है, तो उससे रिलेटेड ये जो है आकृति ये जो है मिला हुआ है। तो ये आकृति आप देख सकते हैं किस तरह से कलाकारी किया हुआ है। ओके, इस बात पे ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं सांची स्तूप, जिसको लायन कैपिटल बोलते हैं और सारनाथ में। यहाँ जीर्ण और शीर्ण अवस्था में मौर्यकालीन मूर्तिकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। यहाँ पे मौर्य काल का मूर्तिकला जो है उसके बेहतरीन उदाहरणों में से एक है, जीर्ण और शीर्ण अवस्था में है यहाँ पे सांची स्तूप में, जो कि सारनाथ में है। अशोक का लायन कैपिटल शिलालेख के साथ स्तूप के दक्षिणी ओर पाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके प्रत्येक तोरण में 2 ऊर्ध्वाधर खंभे और शीर्ष पर 3 क्षैतिज पट्टियाँ मौजूद हैं। ओके, प्रत्येक क्षैतिज पट्टी को आगे और पीछे की ओर विभिन्न मूर्तिकला विषयों से सुसज्जित किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्तंभों पर जो है संरक्षक चित्र है। साल भंजिका अर्थात एक पेड़ की शाखा पकड़े महिला मूर्तियां मौजूद है। इस तरह के मूर्ति जो है वो मौजूद है कहाँ पे? सांची स्तूप में। स्तंभों पर संरक्षित चित्र है जैसे कि साल भंजिका मतलब हो गया अर्थात एक पेड़ की शाखा पकड़े हुए एक महिला जो है वो खड़ी है, उसका जो है मूर्ति मौजूद है कहाँ पे? सांची स्तूप में। नक्काशी तकनीक भरहुत की तुलना में अधिक उन्नत दिखाई देती है। सांची स्तूप जहाँ जो कि है यहाँ पे सारनाथ में, वहाँ यहाँ की जो है नक्काशी का तकनीक जो है वह भरहुत की तुलना में अधिक ही अच्छी दिखाई पड़ती थी, उन्नत दिखाई देती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मथुरा और गांधार। मथुरा कला और गांधार कला के बारे में फैक्ट देखते हैं, जो कि मौर्योत्तर काल के बाद ये सारे फ्लरिश हुए हैं, उत्पन्न हुए थे। गांधार कला में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे? गांधार में मूर्ति कला परंपरा बैक्टीरिया, पार्थिया और स्थानीय गांधार परंपरा से प्रभावित थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बुद्ध की छवि में
हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं। कैसी है? हेलेनिस्टिक विशेषताएं हैं बुद्ध की छवि में। गांधार छवियों में ग्रीको रोमन परंपरा की शारीरिक विशेषताएं हैं, लेकिन वे भौतिक विवरण को एक विभिन्न तरीके से प्रदर्शित करती है जो पूरी तरीके से ग्रीको रोमन नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बुद्ध की छवियों के विकास का स्रोत जो है इसकी भू राजनीतिक स्थितियों में इसकी उत्पत्ति है। बुद्ध का जो छवि का विकास है इसका स्रोत जो है इसके भू राजनीतिक स्थितियों में इसकी उत्पत्ति हुई है। इस बात का आपको ध्यान रखना। गांधार कला का ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट हैं। आगे देखते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग अब पाकिस्तान में है कि उद्यम को प्रोटो इतिहास काल से देखा जा सकता है। यहाँ पूर्वोत्तर काल में भी यह जो पूर्वोत्तर काल में भी जारी रहा था। इस तरह के पेंटिंग जो है वो मिले हैं गांधार कला में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं मथुरा कला। मथुरा कला क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? मथुरा की स्थानीय मूर्ति कला परंपरा उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में फैली है। उदाहरण के लिए संघोल पंजाब में स्तूप की मूर्तियाँ, ये ध्यान रखना है आपको। कुषाण काल में बड़ी संख्या में छवियां पाई जाती थी। बुद्ध की छवि को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है। बुद्ध का जो छवि है वो किसके तर्ज पे बनाया गया है? यक्ष चित्रों की तर्ज पे बनाया गया है। वैष्णव प्रतिमाएं कैसी थी? मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों में प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से अनेक लिंग मुख्य लिंगों की प्रतिमाएं की मथुरा में पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमा अधिक पाई गई है। विष्णु और शिव की प्रतिमा अनेक आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सारनाथ कौशाम्बी में क्या फैक्ट है। सारनाथ में पाई जाने वाली बुद्ध प्रतिमा में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें जो है अलंकरण सजावट बहुत ही कम किया हुआ है। जबकि मथुरा में जो है बुद्ध की मूर्तियों को ओढ़ने के वस्त्र की कई तहें दिखाई गई है और सिर के चारों ओर आभा मंडल और अत्याधुनिक सजाया गया है। तो ये सारे अंतर हैं सारनाथ और कौशाम्बी में जो बुद्ध के प्रतिमाएं मिले हैं और मथुरा में जो मिले हैं उसके में जो है क्या क्या अंतर है, यह आप देख सकते हैं, खुद से देख सकते हैं। और इस वीडियो का PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। PDF से भी खुद से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों के साथ और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि जो है चैनल अच्छे ढंग से ग्रो कर सके और कंटेंट जो है रेगुलर आपको प्रोवाइड करते रहें। अब देखते हैं दक्षिण भारत के बौद्ध स्मारक जो अमरावती में कैसे थे। अमरावती एक महाचैत्य है और कई मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। इसमें एक वेदिका के भीतर जो है संलग्न प्रदीक्षा पीठ भी है जिस पर कई कथा मूर्तियों को दर्शाया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अमरावती का घरेलू स्तूप संरचना स्तूप जो मूर्तिकला स्लेब से ढकी हुई है, जो एक अनूठी विशेषता है यहाँ की जो है अमरावती की, ये एक अनूठी विशेषता है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को दर्शाया गया है। इसे पहली बार प्रथम शताब्दी में बनाया गया था और बाद में इसे विकसित किया गया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रारंभिक चरण बुद्ध की छवियों से रहित है, लेकिन दूसरी और तीसरी शताब्दी ईसा के दौरान बुद्ध की छवियों को ड्रम स्लैब और कई अन्य स्थानों पर उकेरा गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों जैसे सामने से, पीछे से, आगे से, एक तरफ से दिखाया गया। विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाए गए, विभिन्न विभिन्न मुद्राओं में रखे गए हैं, उसके आसन बनाए गए हैं और बहुत सारे रूपों से मतलब कि दिशाओं से उसको दिखाया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आकृतियां पतली है, उसमें गति और शरीर के 3 भंगिमा त्रिभिंग रूप में दिखाया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें फैक्ट। रेखिकता में लोच आ गया है। प्रतिमा में दिखाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। ईसा की तीसरी शताब्दी में नागार्जुन, कोंडा, जू और गोलिक की प्रतिमाओं में आकृति की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और गुंटापल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसमें जो है बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं पाई जाती है। यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? अमरावती, नागार्जुन कुंडा और गुंटापल्ली में। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय बहुकोणीय वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सारे आप देख सकते हैं इमेज में। अब देखते हैं पश्चिमी भारत में जो है गुफा का परंपरा किस तरह से रहा। दूसरी शताब्दी ईसा में पश्चात कई बौद्ध गुफाएं की खुदाई की गई। मुख्य रूप से 3 वास्तु शिल्प प्रकारों में निष्पादित किया गया था। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता, पीतलखोड़ा और भज में पाए जाते हैं। 3 तरह के जो है वास्तुशिल्प प्रकार निष्पादित किए गए थे। पहला जो गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले, दूसरा गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो कि महाराष्ट्र के थाना नाडसर में मिलते हैं। सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर जो एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र में कोंडीवाइट में पाया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना। ये 3 इंपॉर्टेंट वास्तुशिल्प प्रकार हैं। चैत्य के विशाल कक्ष के अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती थी।
सामने के हिस्सा खुला होता था, जिसका जो है मोहरा लकड़ी का बना होता था। किसका बना होता था? लकड़ी का। और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब भी पाए जाते हैं, जैसा कि कोंडिवाइट में देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ये बात इंपॉर्टेंट है। जितने भी चैत्य गुफाएं थे उसमें जो है पीछे की ओर स्तूप बनाना जो था ये आम बात थी। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं गुफाएं के बारे में। अजंता की गुफाएं के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ओके, इसमें 29 गुफाएं हैं। अजंता ने 2 मंजिला गुफाएं की खुदाई की है। अजंता में जो है वो 2 मंजिला गुफाएं खुदाई की है। प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व 2री और 1ली शताब्दी गुफा नंबर 10 और 9, और प्रवर्तनी चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी गुफा नंबर 19 और 26 है। इसमें जो है बड़े बड़े चैत्य विहार और ये प्रतिमाएं तथा चित्रों से अलंकृत किया हुआ है अजंता की गुफाएं में। याद रखना ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में स्थित है। और इसमें जो है 29 गुफाएं मौजूद हैं, स्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आकृतियां काफ़ी व्यापक और एक रेखीय रूप में व्यवस्थित है। इन चित्रों में रेखाएं जो है पैनी है और रंग सीमित है। इन गुफाओं में आकृतियां जो वह स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंगी हुई है। वास्तुकला सरल है और आकृतियों की 3 आयामी बनाने के लिए परिपत्र रूप में चित्रित किया गया है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक और अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे कि सिंघल हो गया, अवदान, महाजनक जातक, विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवारों के ढके हुए हैं। इस सारे चित्र से जो है बहुत सारे बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाएं, बहुत सारे कथाएं के कारण जो है चित्र से जो है पूरा दीवार जो है, संपूर्ण दीवार जो है ये गुफाएं की जो है, कौन से गुफाएं? अजंता की गुफाएं की सारे दीवार जो है इस सारे चित्र से ढके हुए हैं। और इसमें जो 29 गुफाएं मौजूद हैं। इस बात पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। अब देखते हैं एलोरा की गुफा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। यह गुफा स्थल जो है औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे? औरंगाबाद। यह अजंता से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें 32 जो है बौद्ध, ब्राह्मण और जैन गुफाएं। याद रखना है इसमें जो है 3 धर्म अति के हैं, बौद्ध के, ब्राह्मण के और जैन धर्म के गुफाएं हैं इसमें। किसमें? एलोरा की गुफाएं में। इसमें तीनों धर्मों से जुड़ी 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के मठ भी मौजूद हैं। इस बात पे ध्यान रखना है। इसमें एक ही स्थान पर कई शैलियों का संगम है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी के बीच चल रहे मतभेदों को दर्शाती है। इस बात पे ध्यान रखना है। 12 बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें व्रजयान बौद्ध धर्म से संबंधित कई चित्र हैं। 12 जो हैं वो बौद्ध गुफाएं हैं, जैसे तारा, महामायुरी, अक्षौम्य, अवलोकितेश्वर, मैत्री, अमिताभ आदि। बौद्ध गुफाएं आकार में बड़ी है और ये एकल, दोहरी और 13 मंजिलों की है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध गुफाएं में कौन कौन से, जैसे बहुत सारे जैसे चित्र थे, तारा, महामायुरी, ये सब चित्र थे। और आकार में बौद्ध गुफाएं जो वह बड़ी थी और ये एकल, दोहरी और तीसरी मंजिलों की थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है एलोरा की गुफाएं में। नेक्स्ट है एलोरा में ट्रिपल मंजिला गुफाएं हैं। सभी गुफाओं के समतल चित्र उकेरे गए हैं। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमा आकार में बड़ी है और पद्मपानी तथा वज्रपानी की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान आप रख सकते हैं। अब देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं क्या है खास इसमें। ये मुंबई के पास स्थित है। मूल रूप से एक बौद्ध स्थल, लेकिन बाद में शैव अवस्था के वर्चस्व में प्रभावित हुई एलिफेंटा की गुफाएं। गुफाएं एलोरा की समकालीन है और इनकी प्रतिमाएं में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभावों के साथ जो है दृष्टिगोचर होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अन्य गुफाएं स्थलबाग, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के बाद स्थित है। इस बात पे आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं पूर्वी भारत में गुफा का क्या परंपरा रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र एलूरी जिले के गुंटीपुल्ले और उड़ीसा के बौद्ध गुफाएं की खुदाई की गई है। गुंटापल्ले चैत्य गुफा 2री शताब्दी ईसा पूर्व गोलाकार हॉल में एक स्तूप के साथ गोलाकार और प्रवेश द्वार पर नक्काशीदार चैत्य मेहराब है। क्या है? नक्काशीदार चैत्य मेहराब स्थित है गुंटापल्ले चैत्य गुफा के, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हुई है। ये गुफाएं आयताकार हैं, जिनकी छतें जो हैं वह कैसा है? मेहराबदार हैं, जो बिना बड़े कक्ष के 1 मंजिली या 2 मंजिली है। इस बात का आपको ध्यान रखना। पूर्वी भारत में गुफा की क्या परंपरा थे, ये सारे फैक्ट आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं रामपरे पल्लम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पहाड़ी के ऊपर चट्टान को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण किया गया। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। रामपरे पल्लम जो है एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पे यहाँ पे जो है पहाड़ी के ऊपर जो है चट्टान को काटकर जो है छोटे स्तूप का निर्माण किया गया है। विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश के समीप जो है अनकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ और 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी में
पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया। यह एक ऐसा विशिष्ट स्थल है जहां चट्टान काटकर देश के बड़े स्तूप का निर्माण हुआ। इस स्थान पे जो है चट्टान काट काट कर जो है बहुत सारे स्तूप, देश के जो है सबसे बड़े स्तूप का निर्माण किया गया। यह एक विशिष्ट स्थल के रूप में गिनती होता, बहुत ही भव्य रूप में है, बहुत ही सबसे अलग स्थल है ये, क्योंकि यहाँ पे जो है चट्टान को काट के स्तूप का निर्माण किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो मौजूद हैं कहाँ पे, पूर्वी भारत में गुफा परंपरा के। बाकी और सारे डिस्कस कर लिए। तो ये थे भारतीय कला और स्थापत्य कला में मौर्यकालीन प्रवृत्तियाँ, मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ, क्या क्या मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ थे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो का जो आंसर आपको सही ढंग से पता चल गया होगा, क्या हो सकता था, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट इसमें डिस्कस कर लिए। ओके, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और भी अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए हमें। ज़्यादा से जल्द से जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर के करीब आप हमें पहुंचा सकते हैं, आपके बिना जो है ये संभव नहीं है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम भी अपने तरफ से जो है पूरा कंटेंट प्रोवाइड आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।